हिंद फ्रेंड, आज हम जियोग्राफी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर प्राकृतिक वनस्पति कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? पौधे के समूह को वनस्पति कहा जाता है, यानी पौधों के समूह। और जो प्राकृतिक वनस्पति किसे कहेंगे हम? जो पौधे अपने आप उगते हैं, जिसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होता, तो ऐसे वनों को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पतियाँ। तो प्राकृतिक वनस्पतियाँ भारत में 5 प्रकार की पाई जाती हैं, ये आपको नोट करना है। जो भारत की प्राकृतिक वनस्पति कितने प्रकार की पाई जाती हैं? 5 प्रकार की। ठीक है फ्रेंड। लेकिन जो अगर वैसे देखें, जो इसमें से 2 वनस्पतियों का प्रकार 2-2 प्रकार की हैं, यानी 3 तो एज इट इज हैं। ठीक है, उनके कोई प्रकार नहीं है। तो इसकी 2 प्रकार की 2 वनस्पति 2-2 प्रकार की, तो टोटल कितनी हो जाएंगी फ्रेंड? वैसे काउंट करें हम, 7 प्रकार की वनस्पति हो जाएंगी। 2 दूनी 4 और 3 ये जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 7। ठीक है, तो आपको 7 प्रकार के भारत में वनस्पतियाँ देखने को मिलेंगी और उनमें अलग अलग पौधे होते हैं, उनके नाम पूछे जाते हैं, किस वनस्पति से रिलेटेड है। तो हम उसको एक एक कर मैप के उससे देखेंगे और इस अच्छी तरह समझेंगे। तो करते हैं। तो पहले हम बता देते हैं, जो प्राकृतिक वनस्पति हैं वो किन किन तत्वों पर डिपेंड करती है कि अलग अलग प्रकार, ये जो 7 प्रकार की हमें वनस्पति देखने को मिली, ये किन पर डिपेंड करती है कि यहाँ 7 प्रकार की वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं। तो समझते हैं। तो भौगोलिक तत्व, जैसे भारत में वर्षा पूरे क्षेत्र में एक समान नहीं होती, आर्द्रता भी एक समान नहीं है, तापमान उत्तरी भारत में अलग है और दक्षिणी भारत में अलग है। ठीक है, तटों पर अलग है, तो हिमालयों पर अलग है। तो इस सभी फैक्टरों के कारण भारत में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं। तो पहले समझते हैं। पहली वनस्पति है हमारी उष्णकटिबंधीय सदाबहार सदापर्णी वन। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय इसका मतलब समझे पहले तो फ्रेंड। उष्णकटिबंधीय सदाबहार, तो उष्ण का मतलब क्या होता है फ्रेंड? उष्ण का मतलब होता है गर्म, यानी आपको ये गर्म स्थानों पर मिलेंगी। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो गर्म, वैसे देखें तो हमारे दक्षिण भारत में गर्मी रहती है। ठीक है, तो ये आपको दक्षिण भारत और पर्वतों के आसपास भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो ये वन भारत में अत्यधिक आर्द्रता वाले भागों में पाए जाते हैं। जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, तो ये कहाँ मिलेंगे? जहाँ अत्यधिक आर्द्रता वाले भागों में पाए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और आर्द्रता 70% से अधिक होती है, तो वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे। जिन क्षेत्रों पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 70% से अधिक आर्द्रता होती है, वहाँ कौन से वन मिलेंगे आपको? उष्णकटिबंधीय सदाबहार सदापर्णी वन। ठीक है, तो अत्यधिक वर्षा आपको पता है कहाँ होती है? तो भारत के एक तो पश्चिमी तट पर होती है, ठीक है, और एक इस तट पर। ठीक है, इस क्षेत्र का नाम है उत्तरी पूर्वी भारत। ये मेघालय के वनों में इन क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होती है और ये वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से कारण होती है और ये वर्षा दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी से होती है। ठीक है फ्रेंड, तो हम जो मानसून का चैप्टर पढ़ेंगे, आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ अत्यधिक वर्षा क्यों होती है और अत्यधिक वर्षा का कारण यहाँ क्या है रीजन। जो फ्रेंड, ये पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा है। ठीक है, तो जब ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून आती है तो ये जो पर्वत हैं इसे जाने का रास्ता नहीं देते, तो इसी के कारण यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। और इसी प्रकार मेघालय और इनमें भी गारो खासी जनजातीय पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये भी जो उसको आगे जाने का रास्ता नहीं देते, तो भी यहाँ क्या होती है? यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। और एक पॉइंट और याद रखना है, इन क्षेत्रों में जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं वो की प्रकार की पाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड, की प्रकार की क्या करेंगी? उसको पर्वत को बहुत ऊंची होंगी इनकी चोटियाँ, वो उसको जाने का रास्ता नहीं देती, इसलिए यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। इसी कारण यहाँ कौन से वन मिलेंगे आपको? उष्णकटिबंधीय सदाबहार सदापर्णी वन। तो इसमें अगर आप देखें, अत्यधिक आर्द्रता के कारण ये वन सघन होते हैं और ऊंचे होते हैं। अगर सभी प्रकार के वनों में अगर आप देखें,
सबसे ऊंचे और सघन कौन से वन मिलेंगे आपको? उष्णकटिबंधीय सदाबहार सदापर्णी वन। इतने इनमें प्रकाश को पाने की होड़ लगी रहती है, क्योंकि फ्रेंड इनमें प्रकाश चाहिए, लेकिन प्रकाश इतने ये सघन होते हैं कि नीचे इन्हें प्रकाश नहीं मिलता। इसलिए क्या करने चाहते हैं, प्रकाश लेने के लिए ऊंचे होते हैं। ये आपको पता होगा, जो चीज़ जैसे अगर जियोग्राफी में ये चीज़ें देखने को मिल रही होंगी आपको भी, किसी की ऊँट की गर्दन बड़ी क्यों है? क्योंकि वो आसानी से ऊंचे स्थान से पानी पी सकता है। तो ये हम एक विज्ञान का एक अलग चैप्टर है फ्रेंड, ठीक है, वो हम उसमें देखेंगे, ठीक है। तो आपको समझ गए ये वन ऊंचे क्यों होते हैं? क्योंकि ये बहुत सघन होते हैं और प्रकाश लेने के लिए ऊपर इनकी होड़ लगी रहती है, यानी ज़्यादा ऊंचे जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अगर आप देखें भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तो कहाँ कहाँ मिलेंगे? अगर आप मैप से देख सकते हो तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। देखो फ्रेंड, किन किन क्षेत्रों में? ये क्षेत्र कौन सा है? असम है, ठीक है, यहाँ राज्य, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मणिपुर, त्रिपुरा। इन क्षेत्रों में कौन से वन मिलेंगे आपको? वैसे ये नागालैंड भी आता है यहाँ इस क्षेत्र में, ठीक है, मिजोरम भी इसी क्षेत्र में आता है। तो अगर इन क्षेत्रों में क्या होती है फ्रेंड, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। और एक अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार, इन क्षेत्रों में भी अत्यधिक वर्षा होती है। और पश्चिमी घाट, ये हमारा पश्चिमी घाट, और नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं फ्रेंड? ये केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में फैली हुई हैं, ठीक है। और ये जब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं, वहाँ संयुक्त रूप से कौन सी पहाड़ियाँ मिलेंगी आपको देखने को? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो इन क्षेत्रों में कौन से वन मिलेंगे आपको? उष्णकटिबंधीय सदाबहार सदापर्णी वन, ठीक है। हम आगे डिस्कस करेंगे ये कैसे होते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आगे देखते हैं हम। तो ये दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड, ठीक है। मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो दो प्रकार की वनस्पतियां हैं, टोटल तो वैसे तो 5 हैं, ठीक है, टोटल 5 है, लेकिन जो दो प्रकार की वनस्पति हैं वो दो दो प्रकार की हैं, यानी टोटल 4, और ये 3 कितनी हो जाएंगी? 7 प्रकार की, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि 2 इसमें से मैंने यहाँ ले ली, तो 3 तो ये रह गई इसमें, जिसका एक प्रकार है, ठीक है, 3 गुणा में 1, यानी 3 ये हैं, और ये 2 प्रकार की, ये टोटल कितनी हो गई थी फ्रेंड? 7 प्रकार की। तो ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार सदापर्णी वन है, ये 2 प्रकार की हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वर्षा के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय आदर्श सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय अर्ध आदर्श सदाबहार वन। तो इसका कहने का मतलब ये है फ्रेंड, जो उष्णकटिबंधीय आदर्श सदाबहार वन है, इस प्रकार के वन सदा हरे भरे रहते हैं। इनमें अगर आदर है फ्रेंड, देखो यहाँ से इसको पकड़ो, एक तो अर्ध आदर है और एक आदर वन है। तो जहाँ आदरता ह्यूमिनिटी बनी रहेगी तो वहाँ वन कैसे रहेंगे? तो वहाँ वन रहेंगे सदा हरे भरे, क्योंकि आदरता क्या करती है फ्रेंड? पौधे को सदा हरा भरा रखती है, ठीक है। आदरता का मतलब जिसमें जलवाष्प ये ह्यूमिनिटी की मात्रा बनी रहे, उसे आदरता कहते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये वन कैसे होंगे? सदा हरे भरे। लेकिन जो उष्णकटिबंधीय अर्ध आदर्श सदाबहार वन होंगे, ये किस प्रकार के होंगे? ये वन हमेशा हरे भरे नहीं रहते। लेकिन फ्रेंड अगर आप इनको ऊपर से देखोगे, ठीक है, इनको, क्योंकि ये बहुत सघन है, ये दोनों एक दूसरे में मिक्स होते हैं, ठीक है। सदाबहार जो हमने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सदापर्णी वन किए थे, ये दोनों एक साथ ही होंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये दिखाई नहीं देंगे कि कौन से पत्ते ने अपने पत्ते गिरा दिए। जैसे देखो फ्रेंड, जैसे ये वनों का रूप है, मैं अगर 4-5 पेड़ों का रूप लेता हूँ तो ये इतने सघन होते हैं कि अगर इनमें से आधे पौधे ने अपने पत्ते गिरा दिए हैं फ्रेंड, देखो सदा हरे भरे नहीं रहते, तो ये जो दूसरे जो इसके अंदर सदा हरे भरे रहने वाले पेड़ हैं वो आपको दिखाई नहीं देंगे कि इसमें से आधे पत्तों ने कि न इन्हें जो कुछ पेड़ों ने अपने पत्ते गिरा दिए, क्योंकि ये इतने सघन होते हैं। ऊपर से देखने पर फिर भी ये आपको हरे भरे दिखाई देते हैं,
लेकिन इसे बिल्कुल पास से देखोगे कुछ पौधे इसमें अपने पत्ते गिरा देते हैं जो अर्ध आदर वाले सदाबहार वन होते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको याद रखना है, इसके अंदर ही दो प्रकार के वन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इसे ओवरऑल ऊपर से देखोगे तो ये आपको सदा हरे भरे ही दिखाई देंगे। ठीक है। उष्णकटिबंधीय अर्ध आदर्श सदाबहार वन भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है। जो ये वन है उष्णकटिबंधीय अर्ध आदर्श सदाबहार वन, ये क्या है? ये भारत में महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है। इससे जो अर्ध आदर वन सदाबहार वनों से जो लकड़ियाँ मिलेंगी वो क्या है, व्यवसाय के लिए जैसे फर्नीचर बनाने के लिए और काम के लिए सबसे महत्वपूर्ण लकड़ी कौन सी है? उष्णकटिबंधीय अर्ध आदर सदाबहार वन। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से वन व्यावसायिक वन कहलाते हैं, तो ये कई बार पूछा भी गया है। तो उष्णकटिबंधीय अर्ध आदर्श सदाबहार वन। ठीक है, तो टोटल 7 प्रकार हैं, उसमें कोई भी एग्जाम्पल दे बीच में ऑप्शन देकर आपको पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है। तो जो उष्णकटिबंधीय अर्ध आदर्श सदाबहार वन है ये सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है। आगे बढ़ते हैं हम। भारत में सबसे अधिक सघन वनों का क्षेत्रफल किस राज्य में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। ये भी आपको याद रखना है कि सबसे अधिक सघन वन किस राज्य में पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। आगे है हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं, ये आपको जरूर याद रखने हैं। सिनकोना, रबड़, नारियल, बांस, रोजवुड, आयरनवुड। तो ये जैसे पेड़ होंगे ना फ्रेंड, जैसे नारियल हो गया, रबड़, बांस हो गया, ये बहुत ऊंचे तक जाते हैं। आपको बांस का पता होगा बहुत ऊंचा जाता है, क्योंकि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं वो अधिक ऊंचे और सघन होते हैं। ठीक है, तो ये जिस कैटेगरी के पेड़ होंगे तो ये अधिक ऊंचे होंगे, सघन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हम। जो अगले प्रकार का जो वन है दूसरे प्रकार का, जैसे हमने पहले पढ़ा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इसमें क्या डिफरेंस है फ्रेंड? पर्णपाती है तो ये अपने पत्ते गिराएगा। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, पर्णपाती वन ये अपने पत्ते गिराएगा। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था सदाबहार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, वो भी 2 प्रकार के थे। कौन कौन से? सदाबहार आदर सदाबहार वन और एक अर्ध आदर सदाबहार वन। ठीक है, इसी प्रकार इसके भी 2 प्रकार हैं, उष्णकटिबंधीय आदर पर्णपाती वन और एक शुष्क पर्णपाती वन। उसमें क्या था? अर्ध था यहाँ। ठीक है फ्रेंड, हाँ उसमें वर्ड क्या था? यहाँ अर्ध था, अर्ध आदर सदाबहार वन। लेकिन इसमें क्या है? शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये दूसरी प्रकार की कैटेगरी के इसके भी 2 प्रकार हैं, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था। जो 2 प्रकार के वनों के 2 प्रकार मिलेंगे आपको। ठीक है, आगे जो पेड़ पढ़ेंगे हम उसके सिर्फ एक ही प्रकार होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें अगर आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय आदर पर्णपाती वन। ठीक है, तो इसके बारे में पॉइंट देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय आदर पर्णपाती वन है, एक पॉइंट ये रहेगा फ्रेंड, इसको डिस्कस करता हूँ मैं पहले। जो उष्णकटिबंधीय वन है उन्हें पतझड़ वन भी कहते हैं। पतझड़ वन क्यों कहते हैं? इसका रीज़न ये है कि ये वर्ष में एक बार अपने सभी पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, बिल्कुल पत्ते गिरा देते हैं। तो ऐसे देखने में इन पर एक भी पत्ता नहीं रहता। जैसे सर्दियों का मौसम आता है तो ये अपने पत्ते गिरा देते हैं, तो इसलिए क्या कहते हैं? इनको पतझड़ वन कहते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको बिल्कुल सूखे दिखाई देंगे, और लेकिन जब वसंत ऋतु आती है तो फिर इन पर अपने पत्ते आ जाते हैं, फिर ये हरे भरे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? पतझड़ वन। ठीक है, और वैसे आपने पतझड़ का वर्ड सुना भी होगा, पतझड़ लग गया तो इसका मतलब क्या है भाई? सर्दी का मौसम है और ये इसमें पत्ते गिर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम उष्णकटिबंधीय आदर पर्णपाती वन। तो इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि
कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है, तो ये भारत में 19.7% भाग पर ये वनस्पतियाँ वन स्थित हैं। ये प्राय 100 से 200 सेंटीमीटर वाले वर्षा के क्षेत्र में पाए जाएंगे। तो ये वर्षा का आपको ध्यान रखना है। जो हमने सदाबहार वन थे वो कहाँ पाए जाएंगे फ्रेंड, जहाँ 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती थी, ठीक है। और लेकिन उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ मिलेंगे, जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होगी, ठीक है। आगे देखेंगे हम उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों को मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि ये मानसून आने पर ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, ठीक है। क्योंकि इनमें मानसून का बहुत अत्यधिक प्रभाव होता है, इसलिए इसे मानसूनी वन भी नाम से जाना जाता है। ये वन पश्चिमी घाट की ढलान पर और भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे अगर आप देखोगे जो ये पश्चिमी घाट का ढलान है फ्रेंड, वहाँ मिलेंगे आपको। और एक कहाँ मिलेंगे, जो उसका ये उत्तरी पूर्वी भाग है हमारा, इसके भाग बाबर और तराई क्षेत्र में यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। तो दूसरी कैटेगरी हम देखते हैं। पहले हमने की उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, अब देखेंगे हम उष्णकटिबंध शुष्क पर्णपाती वन। सॉरी, इसी के बारे में पेड़ों के वो लिख रहे ऑप्शन करेंगे फ्रेंड, ठीक है। अभी उस पर नहीं आए हम। ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में कौन कौन से वन मिलेंगे, जो इसमें वन मिलेंगे फ्रेंड, सागौन, साल का पेड़, आम, शीशम, त्रिफला, चंदन, महुआ। ये मत समझना कि फ्रेंड आप शीशम उसमें भी देखने मिलेगी तो इसमें नहीं मिलेगी, हो सकती है फ्रेंड, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी वर्षा अच्छे रूप में हो रही है तो शीशम यहाँ पौधा इसका उग सकता है आसानी से। फिर त्रिफला, चंदन, महुआ, तो ये किस में मिलेंगे, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में। आगे देखते हम। सागौन टीक पर पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कुल सागौन वृक्षों का 50% हिस्सा किस में पाया जाता है, एमपी में। तो सबसे ज़्यादा सागौन का पौधा किस राज्य में देखने को मिलेगा, एमपी में। और पूरे भारत का 50% किस में है इकला पौधा, मध्य प्रदेश में। अगला हम देखेंगे दूसरा जो प्रकार है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो इसके बारे में हम पॉइंट देखते हैं। तो भारत में जो 41.8% भाग पर ये वनस्पतियाँ वन पाई जाती हैं, ठीक है। ये प्राय 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जैसे ये देखोगे बड़ा क्षेत्र, अगर भारत में सबसे ज़्यादा वन कौन से पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। 41.8% भाग पर ओनली कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। और इनमें वर्षा कितनी होती है फ्रेंड, 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच, ठीक है। जैसे हमने सदाबहार वनों में देखी थी, वहाँ कितनी थी, अगर वहाँ कितनी वर्षा होती है फ्रेंड, तो वहाँ कितनी वर्षा होनी चाहिए, जो सदाबहार वनों के लिए 250 सेंटीमीटर से अधिक। और जो हमने उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में वर्षा देखी थी वो कितनी थी फ्रेंड, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच, ठीक है। और इस जो हमारी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, इनों में कितनी वर्षा होनी चाहिए, 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच, ठीक है। तो ये अपने वर्षा का जो है सभी के लिए याद करना है। तो 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में जो वर्षा होती है वहाँ कौन से वन मिलेंगे आपको, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो आगे देखते हैं इसके बारे में। भारत में सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का विस्तार है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया पहले। ये वन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में पाए जाते हैं।
अगर आप इसके मैप से भी देखोगे तो देखो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। इसमें मुख्य वृक्ष कौन सा है? आम, शीशम, बबूल, चंदन। शीशम जो है वो तीनों में आया है फ्रेंड, ये सदाबहार वनों में भी आया है, ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र में भी आया है और ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में भी, ठीक है। शीशम अगर हम देखें हरियाणा का क्षेत्र है फ्रेंड, यहाँ भी आपको शीशम के पेड़ देखने को आसानी से मिल सकते हैं। तो चंदन सबसे ज़्यादा कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में पाया जाता है। आपको पता होगा फ्रेंड, चंदन एक मुख्य पेड़ है। ये पेड़ की अगर आप देखोगे इसमें हमेशा खुशबू आती रहती है, ठीक है। जैसे इसकी माला भी बनाई जाती है चंदन की, तो उसमें हमेशा क्या देता रहता है फ्रेंड, ये खुशबू देता रहता है, ठीक है। इसलिए इसे माला के रूप में भी पहनते हैं कई। तो ये चंदन है, ये कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में पाया जाता है। इसके बारे में और पॉइंट देखते हैं हम। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती नीलगिरी की पहाड़ियों पर चंदन, यूकलिप्टिक्स के वृक्षों का विस्तार पाया जाता है। चंदन और किस में नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं फ्रेंड, चंदन मैंने अभी बताया था, लकड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये, और ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और नीलगिरी पहाड़ियाँ फ्रेंड ये तीनों राज्यों में पाई जाती हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। संयुक्त रूप से जब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और किन किन राज्यों में विस्तृत हैं ये? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ठीक है। और इसमें चंदन और यूकलिप्टिक्स के वृक्षों को पाया जाता है। ध्यान देना है कि यूकलिप्टिक्स जो पौधा है वो विदेश से मंगाया गया पौधा है, जो यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियों में लगाया गया है, ठीक है। ये भारत का पौधा नहीं था, यूकलिप्टिक्स का पौधा विदेश से मंगवाकर इस पहाड़ियों पर बोया गया है। नीलगिरी की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियों को सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है। जैसे आप देख सकते हो, केरल की नीलगिरी पहाड़ियों में प्रसिद्ध साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान शांत घाटी स्थित है, ठीक है। मैंने अभी बताया था जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ 3 राज्यों में विस्तृत हैं। केरल के नीलगिरी पहाड़ी, जो केरल में नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? साइलेंट वैली, ठीक है। आपको राज्य का नाम भी दे सकता है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो केरल में है। अगर पहाड़ियों का नाम पूछे तो नीलगिरी की पहाड़ियों में, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम इसके आगे पॉइंट। जो अगला वन है हमारा फ्रेंड, तो हमने 2 प्रकार के वन और उसके दो प्रकार कर लिए हैं। अब जो हम तीसरा प्रकार का वन है मरुस्थलीय वन, ठीक है। तो तीसरा प्रकार पर आ गए हम। तो पहले हमने 2 प्रकार के वन, उसके दो भाग करे, यानी 4 हो चुके हमारे, ठीक है। अब करते हैं हम 5वां। वैसे देखें तो वैसे प्रकार तीसरा है ये। तो मरुस्थलीय वन, तो इन्हें उष्णकटिबंधीय कांटेदार वृक्ष कहते हैं। तो इन्हें कांटेदार क्यों कहते हैं? उष्णकटिबंधीय का मतलब क्या होता है फ्रेंड? गर्मी के क्षेत्र में बनने वाला पौधा, ठीक है। तो यहाँ आपको पता होगा, जैसे ये एरिया देखोगे आप, ये कौन सा फ्रेंड? पश्चिमी राजस्थान। तो यहाँ इस क्षेत्र में लगभग गर्मी रहती है, ठीक है, ज़्यादा गर्मी रहती है गर्मियों में। और एक क्षेत्र रहता है फ्रेंड संयुक्त रूप से कर्नाटक, ये डेक्कन ट्रेप के नीचे है, ये क्षेत्र में भी वर्षा सबसे कम होती है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें कौन से वन मिलेंगे? मरुस्थलीय वन, ठीक है। तो मरुस्थलीय वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। तो वर्षा कहाँ 50 सेंटीमीटर से कम होगी तो वहाँ कौन से वन मिलेंगे आपको? मरुस्थलीय वन। और ये कांटेदार वृक्ष क्यों कहते हैं फ्रेंड? इनका पत्तियों का रूप कांटे का रूप ले लेता है। आपको पता होगा कि जो छोटी पत्ती होंगी फ्रेंड, वो क्या करेंगी? पानी कम से कम वाष्पित करेंगी, क्योंकि यहाँ पानी की कमी रहती है। और कई पत्ती तो जो कांटे का रूप ले लेती हैं, तो जिससे वे कम से कम पानी को वाष्पित करें और पौधा जीवित रह सके। तो इसलिए इन पौधों में क्या मिलेंगे? कांटेदार कांटे मिलेंगे। और इसलिए इन वृक्षों को क्या कहा जाता है? कांटेदार वृक्ष, ठीक है। तो आगे इन पॉइंट क्लियर देखते हैं। इन जो वनों का विस्तार है वो राजस्थान, जैसे राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, दक्षिण पूर्वी
दक्षिण पश्चिमी हरियाणा के साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक राज्यों में अर्धचंद्राकार पेटी की, ये अर्धचंद्राकार का रूप ले लेता है। जैसे आप देखोगे इसका अर्धचंद्राकार पेटी के रूप में ये वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यानी ये 3 राज्य हमारे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, और ये क्षेत्र आप देखोगे एक तो इसमें राजस्थान आता है और एक इसमें देखोगे तो पंजाब, दक्षिणी पश्चिमी पंजाब और दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा। तो इस क्षेत्र में ये मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। तो इसमें मुख्य वृक्ष देखें बबूल, खजूर, नागफनी, कैक्टस। ठीक है, ये पौधे आपको देखने को मिलेंगे। खेचड़ी को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। खेचड़ी क्या होती है? जांडी को कहते हैं, वैसे आम भाषा में इसे जांडी भी कहते हैं। तो खेचड़ी को मरुस्थल का राजा इसलिए कहा जाता है, ये कम पानी में आसानी से अपना मरुस्थल में आसानी से उग सकता है। और जो ये जो आपको जो पौधे मरुस्थलीय वन है फ्रेंड, इनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं, क्योंकि पानी की कमी होती है, इसलिए ये पानी लेने के लिए जो जड़ें हैं वो अंदर तक चली जाती हैं, इसलिए ये पौधा जीवित रह सकता है। ठीक है, अगर आप इसकी जड़ें पूछें तो इसकी बहुत गहराई तक होती हैं। तो हमने जो 3 प्रकार के वन हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलते हैं हम डेल्टा वनों की तरफ। ये जो वन है फ्रेंड, डेल्टा वनों का एक पिक्चर लिया गया है। तो आप देख सकते हैं डेल्टा वन कैसे होते हैं। मैं इनके बारे में अब आगे सभी पॉइंट डिस्कस करूँगा। और मैं इसमें अभी बता देता हूँ फ्रेंड, इनकी जड़ें हैं वो नीचे ज़मीन में नहीं होती, क्योंकि इसमें क्या होता है, डेल्टा वनों में पानी है वो नीचे से जाता रहता है। क्योंकि फ्रेंड ये कहाँ मिलेंगे आपको, जो नदियों का डेल्टा क्षेत्र होता है वहाँ मिलेंगी। तो पानी भी जाता रहता है, जो थोड़े बहुत इसमें मिट्टी के नीचे कण भी होते हैं। तो इसकी जो जड़ें होती हैं फ्रेंड, जैसे जांडी की जड़ें हमारी नीचे तक जाई रहती हैं, इसमें मिट्टी नहीं होती, इसकी जड़ें एक दूसरे में फंसी होती हैं ताकि पौधा गिर ना सके। ठीक है, और इनकी लंबाई भी बहुत कम होती है। ठीक है, आगे देखेंगे हम इसके बारे में और पॉइंट क्लियर करेंगे। जैसे इसको तो डेल्टा वन कहाँ पाए जाएंगे फ्रेंड, इन्हें मैंग्रोव वन, दलदली और ज्वारीय वन भी कहते हैं। ठीक है, तो इनके मैंग्रोव वन, दलदली का मतलब है फ्रेंड जहाँ पानी भी हो और थोड़ी बहुत मिट्टी भी हो। ठीक है, तो अभी मैंने इसके बारे में डिस्कस की थी। इन्हें इंग्लिश में स्वाम्पोल और ज्वारीय यानी टाइल कहते हैं। ठीक है, तो इन्हें ज्वारी क्यों कहते हैं, ये पौधे जो ज्वार भाटा आते हैं उनको रोकने में हमारी समुद्र तटों पर सहायता करते हैं, तो इसीलिए इसे ज्वारीय वन भी कहते हैं। तो इसके बारे में और पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये डेल्टा वन गंगा, ब्रह्मपुत्र, स्वर्णरेखा नदी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा क्षेत्रों में उगते हैं। तो ये वन कहाँ मिलेंगे आपको, ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, स्वर्णरेखा नदी, महानदी के जो गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में आपको ये देखने को मिलेंगे। जो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में सुंदरी नामक एक वृक्ष के कारण इसे सुंदर वन भी कहा जाता है। जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई क्षेत्र है उसमें कौन सा वन मिलेगा, कौन सा वृक्ष मिलेगा, सुंदरी वृक्ष। ठीक है, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, सुंदर वन कहा जाता है। ठीक है, डेल्टाई वनों में मैंग्रोव, सुंदरी, केवड़ा, बेंदी के वृक्ष पाए जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से वन देखने को मिलेंगे आपको, मैंग्रोव, सुंदरी, केवड़ा और बेंदी। ठीक है, और मैंने इसके बारे में बताया था फ्रेंड, ये घने पौधे ये अधिक ऊंचे नहीं होते, क्योंकि ये ज़्यादा ज़मीन में नहीं होते। पानी में अगर ज़्यादा पौधा ऊंचा होगा तो गिर जाएगा, इसलिए ये पौधा है अधिक ऊंचे नहीं होते। और इनकी जड़ें होती हैं एक दूसरे पौधे में फंसी होती हैं ताकि एक दूसरे को सहायता दें और ये गिरे नहीं। ठीक है, तो ये आपको ये पॉइंट क्लियर करना है। और डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाने वाले मैंग्रोव वन चक्रवाती के अवरोधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब समुद्र में ज्वार भाटा चक्रवात आते हैं तो उनको रोकने में समुद्र तटों पर ये रक्षा करते हैं। ठीक है, पता है आपको, जो पानी की उसकी जो स्पीड है, जो ज्वार भाटा उसको कम कर देते हैं।
तो वनस्पति क्या करती हैं फ्रेंड, इसके कम कर देती हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, चक्रवाती, इसलिए इसे ज्वारीय वन भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। अगर राज्य में पूछे जाए तो किस में पाए जाएंगे सबसे ज़्यादा, पश्चिम बंगाल में। जो हमारा लास्ट प्रकार का वन है पर्वतीय वन, इसको हम देखते हैं। तो भारत में हिमालय क्षेत्र में पर्वतीय वनों का विस्तार है। तो आप यहाँ से देख सकते हो किन वनों में कहाँ विस्तृत है ये, जो भारत का हिमालय क्षेत्र है उसमें कौन सा वन पाया जाता है, पर्वतीय वन, माउंटेन फॉरेस्ट। तो इसमें देखें, अगर इसमें जो कैटेगरी है फ्रेंड पौधों की, वो अलग अलग प्रकार की कैटेगरियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। तो पहला है, जब ऊंचाई हिमालय की 100,000 से 2,000 मीटर तक होती है तो वहाँ कौन से वन मिलेंगे, शीतोष्ण प्रकार के ऊंचे वन पाए जाते हैं। तो यहाँ शीतोष्ण प्रकार के ठंडे वन और कैसे मिलेंगे आपको, ऊंचे वन। ठीक है, जब ऊंचाई 2,000 से 3,000 मीटर की ऊंचाई पर होती है तो वहाँ कौन से वन मिलेंगे आपको, कोणधारी वन, सदाहरित वन पाए जाएंगे। और 3,000 से 4,000 मीटर की ऊंचाई पर जो वन है वहाँ कौन से वन मिलेंगे आपको, अल्पाइन वन। तो ये 3 प्रकार की कैटेगरी हैं फ्रेंड। जब आप 5-6 हज़ार मीटर की ऊंचाई पर जाओगे हिमालय के, वहाँ वन नहीं पाए जाते, वहाँ ठंड इतनी होती है कि वहाँ वन पौधा नहीं उग सकता, तो वहाँ बिल्कुल बर्फ़ होती है। तो आपको याद रखना है। तो जो पर्वतीय हिमालय थे, जो पर्वतीय वन है, ये 3 प्रकार के वन मिलेंगे। जहाँ 1,000 से 2,000 मीटर के बीच में ऊंचाई है वहाँ शीतोष्ण प्रकार के वन, जहाँ 2,000 से 3,000 मीटर के बीच में ऊंचाई है वहाँ कोणधारी वन, और 3,000 से 4,000 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाई वन मिलेंगे। तो आप ये से देख सकते हो आकृति में, शीतोष्ण, कोणधारी, अल्पाइन वन। ठीक है, आगे देखते हम। आगे देखते हैं पर्वतीय वनों के बारे में। पर्वतीय वनों को प्रमुख रूप से भोजपत्र वृक्ष, चीड़, सप्रूस, देवदार, सिल्वर फर, जूनिपर पाए जाते हैं। तो इनमें पौधों की कौन कौन से फ्रेंड, भोजपत्र वृक्ष, चीड़, सप्रूस, देवदार, सिल्वर फर, जूनिपर पाए जाते हैं। तो इनके बारे में, भोजपत्र वृक्ष है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जो भोजपत्र वृक्ष है इसे बेतुला यूटिलिस के नाम से जाना जाता है। इस पेड़ की सफ़ेद छाल प्राचीन समय में ग्रंथ लिखने के में उपयोग होती थी। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस पौधे से प्राचीन काल में ग्रंथ लिखने में उपयोग होता था। तो जो भोजपत्र का वृक्ष है, इसकी छाल से वो जो ग्रंथ थे वो लिखे जाते थे। इसे बेतुला यूटिलिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा पौधा है चीड़। चीड़ का वृक्ष मुख्य रूप से उत्तराखंड में पाया जाता है। इस पेड़ में लीसा नामक एक महत्वपूर्ण पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जो तारपीन के तेल बनाने में, साबुन, कॉस्मेटिक सामान बनाने में उपयुक्त होता है। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन से पौधे का उपयोग कॉस्मेटिक सामान, साबुन बनाने, तेल बना तारपीन का तेल बनाने में उपयुक्त होता है। तो कौन सा पौधा उपयुक्त होता है, चीड़ का पेड़। और जो चीड़ है वो मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड में। आगे देखते हैं हम सिल्वर फर। सिल्वर फर, इसका उपयोग माचिस की तिल्ली और कागज़ बनाने में उपयोग किया जाता है। सिल्वर फर का उपयोग माचिस की तिल्ली और कागज़ बनाने में उपयुक्त होता है। अगला है हमारा देवदार वृक्ष। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष है। पश्चिमी हिमालय में देवदार वनों का विस्तार अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। यानी जो यहाँ पश्चिमी हिमालय है, जैसे आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ कौन से वृक्ष अत्यधिक मिलेंगे, देवदार। और इनकी सबसे अत्यधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला पौधा कौन सा है, देवदार वृक्ष। अगला देखते हम और महत्वपूर्ण वृक्ष, जो खेर का वृक्ष है।
खेर वृक्ष पूरे भारत में पाया जाता है, पर सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पाया जाता है। तो खेर का वृक्ष पूरे भारत में पाया जाएगा और सबसे अधिक कहाँ मिलता है, ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। ठीक है। पान में चूने के साथ जिस कत्थे का उपयोग किया जाता है, जो वो कत्था इसी पेड़ से प्राप्त किया जाता है। तो आपको पता होगा पान खाने के लिए जो इसमें बोचा जाता है पत्ते में, तो कौन सा पौधा होता है, खेर का वृक्ष। ठीक है। और खेर का वृक्ष सबसे अधिक कहाँ पाया जाएगा, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, और वैसे ही पूरे भारत में मिल जाता है। अगला है हमारा पलास का पेड़। पलास का पेड़ इसे ब्यूटेरिया मोनोस्पर्मा के नाम से जाना जाता है। इस वृक्ष के बहुत आकर्षक इस वृक्ष के फूल हैं वो बहुत आकर्षक होते हैं। इन आकर्षक फूलों के कारण इसे जंगल की आग कहा जाता है। ये इतने चमकते हैं जैसे जंगल में आग लग चुकी है। फ्लेम ऑफ फायर भी कहा जाता है। प्राचीन काल में होली के रंग इसी फूलों से तैयार किए जाते थे। यानी प्राचीन काल में जो रंग नहीं होते थे, तो आप इस जो पौधे की जो इससे कलर निकाले थे कलर जो निकाले जाते थे और होली के लिए यूज किए जाते थे, किस पौधे के, पलास के। ठीक है। तो ये हमने जो महत्वपूर्ण पौधों के हमने इससे भी कोई क्वेश्चन बन सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया। अगले जो हमारा वृक्ष है फरन का पेड़। ठीक है। तो फरन ये पौधे वह किस्म है जिसमें ना तो फूल होते हैं और ना ही बीज। ठीक है। ना तो इसमें फूल होता है ना ही बीज। इस तरह के पौधे संसार में प्रत्येक भाग में आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो फरन कैसा पौधा है जिसमें न तो फूल है न ही बीज है। ठीक है। अगला वृक्ष हमें तेंदू वृक्ष भारत में मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। इस वृक्ष की पत्तियां बीड़ी बनाने में काम आती हैं। तो तेंदू के पेड़ से क्या बनाई जाती हैं, बीड़ी। ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा जो तेंदू पत्ते का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड। तो 33% तो तेंदू किस में होता है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में एक पौधा और था फ्रेंड, क्या नाम था उसका, सागौन का वृक्ष। तो सागौन का वृक्ष है वो भी मध्य प्रदेश में अत्यधिक होता है। सागौन का वृक्ष मध्य प्रदेश में कितने परसेंट, सब भारत का 50% जो है सागौन वृक्ष कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड। और इम्पोर्टेंट देखते हैं हम, अंडमान निकोबार में मैंग्रोव, सदापर्णी वन, पर्णपाती वन का विस्तार पाया जाता है। यानी अंडमान निकोबार में सभी जैसे 3 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, जैसे डेल्टा वन जो हमने सदाबहार वन किए थे वो भी पाए जाते हैं, और पतझड़ वन है वो भी अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। अगला हमारा फूलों की घाटी। जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान साइलेंट वैली भारत के उत्तराखंड में विस्तृत है। जो हमने की थी शांत घाटी वो केरल में पाई जाती है, और फूलों का राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। यहाँ फूलों की 500 से भी अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अब देखते हैं हम फ्रेंड राष्ट्रीय वन नीति के बारे में। तो ये क्या थी, वनों पर कब ध्यान दिया गया। तो ये सबसे पहले फ्रेंड जो राष्ट्रीय वन नीति थी वो स्टार्ट की गई थी 1855 में। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के समय में, आपको पता होगा लॉर्ड डलहौजी ने ही हड़प नीति चलाई थी। तो इसने काम ये भी किया था 1855 में लॉर्ड डलहौजी ने पूरे भारत में वनों के संरक्षण हेतु नियम बनाए थे। ठीक है। ये थोड़े बहुत नियम बनाए थे लॉर्ड डलहौजी ने, लेकिन जब 1894 में लॉर्ड एल्गिन द्वितीय जब वायसराय थे तब देश में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई। ठीक है। तो आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझना, पहली राष्ट्रीय वन नीति, लेकिन अगर आज़ाद भारत में देखें तो 1952 में लागू की गई। ठीक है। लेकिन अगर सबसे पहले राष्ट्रीय वन नीति देखी जाए तो 1894 में जो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय थे वायसराय, उसके समय में स्टार्ट की गई थी। तो इसके बारे में और देखते हैं। इस नीति के तहत भारत में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभागों की स्थापना की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में घोषित की गई, जिसे 1988 में संशोधित कर राष्ट्रीय वन नीति
1988 की घोषणा की गई। ठीक है फ्रेंड, जो अब पूछी जाए कौन सी राष्ट्रीय वन नीति पर भारत में काम हो रहा है, तो वो राष्ट्रीय वन नीति कौन सी है, 1988। ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद पहली राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई थी, 1952 में। तो ये जो राष्ट्रीय वन नीति लागू की, इसके क्या लक्ष्य रखे गए थे उनको देख लेते हैं। भारत में 33% वन क्षेत्र की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया, लेकिन अब वर्तमान में देखें तो 24.5 इतने पर भारत में क्या है, वन पाए जाते हैं। लेकिन लक्ष्य क्या रखा गया है कि भारत में 33% वन भारत में रखना है। ठीक है, तो इसलिए पौधों पर क्या है, वनों की कटाई, इस पर रोक लगी हुई है। आपको पता होगा, क्योंकि हमारा अगर अच्छा वायुमंडल, सुरक्षित वायुमंडल चाहिए तो पूरे भारत का किसी भी भाग में 33% पौधों का होना आवश्यक होता है। इसलिए भारत में 33% वर्ष जो वन है उसका लक्ष्य रखा गया है। मृदा अपरदन पर नियंत्रण, ठीक है, अपरदनों से भी वनस्पति घटती है, उस पर भी रोक नियंत्रण किया गया है। वनों का संरक्षण करना, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना, देश में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, ये जब 1988 की नीति थी उसमें ये लक्ष्य रखे गए थे। आगे देखते हैं हम। आगे हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट और देखते हैं। भारत में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने हेतु 1950 में भारत में कृषि मंत्री के.एम. मुंशी ने वन महोत्सव की शुरुआत की। इस महोत्सव को जुलाई के प्रथम सप्ताह में बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो वन महोत्सव कब बनाया जाता है, जुलाई के प्रथम सप्ताह में। ठीक है, एक आंदोलन हुआ था फ्रेंड, चिपको आंदोलन। ये क्या था, एक पर्यावरण संबंधित आंदोलन था जो 1970 में प्रारंभ हुआ था। ये भारत के उत्तराखंड राज्य, जब उत्तर प्रदेश का भाग में उत्तर प्रदेश का भाग था ये, में किसानों ने वृक्ष की कटाइयों का विरोध किया था। ठीक है फ्रेंड, यानी जो आदमी थे वहाँ के आम, वो पेड़ों के जाकर छिप गए थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, चिपको आंदोलन। ठीक है, ये बांध बनाने के लिए वनों की कटाई हो रही थी, लेकिन इन्होंने, जो वहाँ के आम आदमी थे वहाँ, उन्होंने पेड़ों के जाकर छिप गए थे, कटाई का विरोध किया था। तो ये हमने जो भारत के वनस्पतियाँ, इनसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं सभी क्लियर किए हैं, और जो इम्पोर्टेंट पौधे हैं उनके बारे में भी हमने देखा, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो हमारा प्राकृतिक वनस्पति है, तो ये यहाँ ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम कोई नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक चैनल पर बने रहें। थैंक यू।